हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र, नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्र से संबंधित कुछ दोषों का अध्ययन किया था और उन विकारों के निराकरण का भी प्रयास हमने किया था। ठीक है, हमने देखा था कि मानव नेत्र जो है उसकी संरचना क्या होती है और मानव नेत्र के लिए हमने समंजन क्षमता के बारे में भी बोला था। और समंजन क्षमता में हमने कहा था कि वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब आगे देखिए हम लोग इसमें नेत्र की समंजन क्षमता के बाद में नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसके बाद में हमने नेत्र के दोषों का अध्ययन किया था। तो हमने कहा था कि नेत्र से लिए 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, और इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इस दोष के निराकरण के लिए उचित क्षमता के एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी क्षमता माइनस में होती है। मतलब अगर आपको नेगेटिव क्षमता मतलब ऋणात्मक नंबर वाला अगर आपको लेंस दिया जाता है, चश्मा दिया जाता है, तो इसका मतलब आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती स्पष्ट। ठीक है, एक था दूरदृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इस दोष के निराकरण के लिए हम लोग उचित क्षमता के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये जो उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता धनात्मक होती है। मतलब अगर आपको प्लस के नंबर वाला कोई लेंस दिया गया, चश्मा दिया गया डॉक्टर के द्वारा, तो इसका मतलब आपको निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, उसके बाद में एक था हमारे पास में अबिंदुकता दोष या दृष्टि वैषम्य। इसमें आपने कहा था कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं में विभेद नहीं कर पाता। और ये किस कारण से होता है? ये कॉर्निया के आकार में अनियमितता के कारण से होता है। अब ये कॉर्निया के आकार में अनियमितता भले ही चोट के कारण हो सकती है, ये कॉर्निया के आकार में अनियमितता आनुवंशिक कारणों से हो सकती है या किसी अन्य कारण से हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन कॉर्निया के आकार में अनियमितता के कारण से अबिंदुकता दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना, इसके बाद में चौथा दोष है दृष्टि वैषम्य दोष। और दृष्टि वैषम्य दोष में हमने क्या कहा था? जरा दृष्टि दोष, सॉरी, दृष्टि वैषम्य तो अबिंदुकता दोष को ही कहते हैं। अबिंदुकता और दृष्टि वैषम्य एक ही। चौथा और अंतिम है जरा दृष्टि दोष। और इसमें हमने क्या बोला था, सुनिए, जो जरा दृष्टि दोष है इसमें हमने क्या बोला था? जरा दृष्टि दोष में हमने कहा था कि जब उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो पक्षमापी कोशिकाएं होती हैं वो इतनी ज्यादा प्रभावकारी नहीं रहती, नेत्र को समंजित नहीं कर पाती। और दूसरी बात, जो नेत्र लेंस होता है उसका लचीलापन कम हो जाता है, उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है, उसका चिकनापन कम हो जाता है, खुरदरा होने लग जाता है। और साथ में जो नेत्र लेंस है उसके ऊपर एक सफेद रंग की परत आने लग जाती है। ठीक है ना, इसको आप मोतियाबिंद की स्थिति बोलते हो, उस पर एक सफेद रंग की परत आने लग जाती है। ठीक है ना, तो इसके कारण से जो व्यक्ति होता है उसको ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ना तो दूर वाली स्पष्ट दिखाई देंगी और ना ही पास वाली स्पष्ट दिखाई देंगी। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना तो दूर वाली वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई देंगी और ना ही पास वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, उम्र वृद्धि के कारण से होता है। ठीक है ना, उम्र के बढ़ने के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, अब इस दोष का जो निराकरण होता है उसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस मतलब उस एक चश्मे के अंदर आप उत्तल और अवतल दोनों लेंसेज लगाते हो। ठीक है ना, उत्तल और अवतल दोनों लेंसेज लगाते हो। अब आपने बोला कि इस दोष में क्या होता है, ना तो दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। ठीक है ना, तो दूर का अगर नहीं दिखता है तो आपको निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अवतल लेंस लेते हैं। और निकट का नहीं दिखता है इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस काम में लेते हैं? भाई निकट का नहीं दिखता मतलब दूरदर्शी दोष है, उसके निराकरण के लिए हम लोग कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उसके निराकरण के लिए हम लोग उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप एक द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हो जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंसेज होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो अवतल लेंस का बना हुआ होता है और नीचे वाला जो भाग होता है, कुछ छोटा सा भाग जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? अवतल लेंस का बना हुआ होता है। ठीक है, समझे मेरी बात का? नहीं सॉरी, ऊपर वाला भाग अवतल लेंस का बना हुआ होता है, नीचे वाला भाग उत्तल लेंस का बना हुआ होता है, जो कि नजदीक के लिए होता है, नजदीक के लिए। अब आगे अगर हम देखें, देखो जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। समय के अनुरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे एक 7 से 10 साल तक का कोई बच्चा है, 7 से 10 साल तक का कोई बच्चा है, तो इस बच्चे के लिए जो निकट बिंदु जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है,
इस 7 से 10 महीने तक के बच्चे के लिए जो निकट बिंदु है ये 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, लगभग 7 सेंटीमीटर होता है सर, ठीक है ना। 7 से 10 साल तक के बच्चे के लिए जो निकट बिंदु है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। मतलब वो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी जाएगी वहां तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 7 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर आप कोई वस्तु रखोगे तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए ये आपको कम लग रहा होगा, 7 सेंटीमीटर तो बहुत कम है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो 25 सेंटीमीटर होता है, एक 10 साल तक के बच्चे के लिए 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपको ये जान के और अफसोस होगा कि एक जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने 1 साल तक का, 6 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, उसके लिए जो निकट बिंदु वो 1 सेंटीमीटर पे ही होता है। मतलब वो आंख के एकदम पास में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है तो उसको भी देख सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर हम बोले तो 7 से 10 साल तक के एक बच्चे के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और जब यही बच्चा जो है ये 60 साल की उम्र तक पहुंचता है, जब यही बच्चा जो है ये 60 साल की उम्र तक पहुंचता है तो इसका जो निकट बिंदु ये 7 सेंटीमीटर से बढ़ते हुए 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है। अब निकट बिंदु में आपने क्या बोला था कि निकट बिंदु से अगर कम दूरी पर कोई वस्तु होगी तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब वो निकट बिंदु कितनी दूरी पर है, 200 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब 200 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो वो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो आपको अगर किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना है तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आप आंखों से कम 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा दूरी पर रखोगे, क्योंकि 200 से कम सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप रखते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो इसलिए 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर आपको रख के न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और इस स्थिति में न्यूज़पेपर के जो बड़े अक्षर है वो तो आपको दिख सकते हैं, लेकिन जो छोटे अक्षर होते हैं वो आपको वैसे दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहां पे दर्शन कोण काम में आता है, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चर्चाएं थी हमने पिछले वीडियो में की थी। अब आगे हमारा जो चर्चा का विषय है वो है दर्शन कोण। देखिए, क्योंकि हम लोग प्रकाशिकी यंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और उन प्रकाशिकी यंत्रों में एक यंत्र का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, मानव नेत्र का। अब हमें पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में। इनको पढ़ने से पहले हमें देखना होगा दर्शन कोण। देखिए दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण देखिए, इसका अध्ययन करें हम लोग। दर्शन कोण क्या होता है। देखिए, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके पास में अगर कोई चीज रखी हुई है तो आपको बड़ी दिखाई देती है, और उतने ही आकार की उतनी ही बड़ी कोई चीज पीछे की ओर रख रखी है तो आपको छोटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक क्षैतिज तल है, बोर्ड पे देखिएगा, ये एक क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल में यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और यहाँ एक खंबा लगा हुआ है, कितने भी आकार का एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसके कुछ दूरी पर इसके पीछे की ओर एक और खंबा लगा रखा है आपने, इतना ही बड़ा, इसी आकार का एक और खंबा आपने लगा रखा है, लेकिन ये खंबा आपको छोटा दिखता है। इसका कारण देखिए, इसका कारण देखिए, क्योंकि जब ये खंबा पास में होता है तो इसके द्वारा आंखों पर बनने वाला ये जो कोण है ये अधिक है, और जब ये खंबा दूर हो जाता है तो ये कोण तो इसके द्वारा आंखों पर बनने वाला जो ये कोण है ये कम हो जाता है। समझ गए ना आप मेरी बात को। तो किसी वस्तु के द्वारा आंखों पर बनने वाला जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आंखों पर बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना अधिक होगा वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देगी, और किसी वस्तु के द्वारा आंखों पर जितना कम कोण बनेगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी, ठीक है। तो अब यहां से एक बात और देखिए, आप मतलब आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर किसी वस्तु को आपको बृहद करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वस्तु के द्वारा हमारी आंखों पर बनने वाला जो कोण है उस कोण को बढ़ा सकते हैं। अगर वो कोण बढ़ जाएगा तो हमें वस्तु बड़ी दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो प्रकाशिकी यंत्र होते हैं ये और क्या करते हैं, प्रकाशिकी यंत्र केवल और केवल दर्शन कोण का मान बढ़ाते हैं। वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला जो कोण होता है इसको बढ़ा देते हैं, और ये कोण बढ़ते ही दर्शन कोण बढ़ते ही वस्तु का आकार बढ़ जाता है, वस्तु बड़ी दिखाई देती है। समझ गए आप मेरी बात। देखिए, अब आगे हम प्रयास करें इसको देखने का। देखिए, आपने इसके बारे में देख लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये था दर्शन कोण, मतलब किसी वस्तु के द्वारा आंखों पर बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, दर्शन कोण कहा जाता है। और दर्शन कोण जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, ठीक है ना।
दर्शन कोण जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। और सामान्यतया जो प्रकाशिक यंत्र है वो वस्तु के आकार को प्रतिबिंब बड़ा दिखाने के लिए, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाने के लिए दर्शन कोण का मान बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। अब आगे देखें। अब ये देखिए दर्शन कोण कैसे बढ़ सकता है, आपको यही देखना है कि जैसे दर्शन कोण बढ़ाना है, अगर आपने दर्शन कोण का मान बढ़ा दिया तो दर्शन कोण बढ़ते ही वस्तु का आकार बड़ा दिखने लग जाएगा आपको। तो दर्शन कोण कैसे बढ़ सकता है? अब देखिए जैसे मान लीजिए दूर कोई किसी दूरी पर, आपसे बहुत दूरी पर कोई कुर्सी रखी हुई है, वो आपको छोटी दिखाई दे रही है, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो आप उस कुर्सी के पास जा सकते हो या उस कुर्सी को अपने पास ला सकते हो। दूरी कम हो जाएगी तो दूरी कम होते ही दर्शन कोण बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में चाहे आप नेत्र को कुर्सी के पास, वस्तु के पास ले जाओ, चाहे वस्तु को नेत्र के पास ले आओ, दूरी घटते ही दर्शन कोण बढ़ जाएगा और वस्तु बड़ी दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक दूरी पर, किसी दूरी पर एक भवन बना हुआ है और वो भवन आपको छोटा दिखाई दे रहा है, उसका वृहद प्रतिबिंब आपको देखना है। तो अब आप तो उस भवन के पास जा सकते हो लेकिन उस भवन को अपने पास नहीं ला सकते आप। मतलब अब नेत्र को वस्तु के पास नहीं ले जाया जा, वस्तु को नेत्र के पास नहीं लाया जा सकता, नेत्र को वस्तु के पास ले जाया जा सकता, आप जा सकते हो उसके पास। लेकिन इस स्थिति में दूरी घटने के कारण से दर्शन कोण बढ़ेगा और दर्शन कोण बढ़ते ही प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आपको तारों का, चंद्रमा का, इनका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो अब इनका बड़ा प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है तो ना तो आप चंद्रमा के पास जा सकते हो ना ही चंद्रमा को आपके पास ला सकते हो, दूरी तो घटेगी नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, दूरी तो घटेगी नहीं। इस स्थिति में दूरी नहीं घटती है, इस स्थिति में केवल दर्शन कोण बढ़ता है। अब ऐसे इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? चंद्रमा का बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तारों का बड़ा प्रतिबिंब देखना है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग एक से ज्यादा लेंस काम में लेते हैं, 2 लेंस काम में लेते हैं। तो किसी पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, पहले लेंस के द्वारा जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और उस बड़े प्रतिबिंब से नेत्र पे जो कोण बनता है वो भी बड़ा बनता है, इसलिए प्रतिबिंब आपको और ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। समझ गए आप मेरी बात को? यहाँ पे एक और चीज हमारे काम में आएगी और वो है कोणीय आवर्धन। यहाँ पे एक और भौतिक राशि हमारे काम में आती है जो है हमारे पास में कोणीय आवर्धन। ठीक है, कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको m से दर्शाते हैं। और m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, किसके द्वारा? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण बट्टा बिंब यानी वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण। ठीक है ना। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बट्टा बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बट्टा बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। मतलब प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने कोण और बिंब के द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात क्या कहलाता है? कोणीय आवर्धन कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। ये जो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण है, ये प्रतिबिंब किसके द्वारा बनना चाहिए? प्रतिबिंब प्रकाशिकी यंत्र द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब है। ठीक है ना, प्रकाशिकी यंत्र से प्राप्त प्रतिबिंब है ये प्रकाशिकी यंत्र से प्राप्त प्रतिबिंब है। और बट्टा में जो आंख पर बनना बिंब के द्वारा, वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण है, ये स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी से बना कोण है। ठीक है ना, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी से बना कोण। ये स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी से बना कोण। ठीक है ना। मतलब आपने कोणीय आवर्धन में क्या बोला? कोणीय आवर्धन में बोला आपने कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण, प्रकाशिक यंत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण और वस्तु द्वारा स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी से आंख पर बने कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन कहते हैं।
अब इसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, अब आपको हर एक प्रकाशिकी यंत्र के लिए स्मॉल m यानी कि ये जो कोणीय जो आवर्धन है यही ज्ञात करना है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है यही ज्ञात करना है हर एक प्रकाशिकी यंत्र के लिए। तो अब हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सूक्ष्मदर्शी। अब हमें क्या देखना है, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। देखते हैं हम लोग सूक्ष्मदर्शी क्या है। देखिए माइक्रोस्कोप, तो यहां से देखिए ये माइक्रोस्कोप हो गया। अब आगे अगर हम देखें, इसमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी जो है दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारे लिए जो सूक्ष्मदर्शी जिसका हमें अध्ययन करना है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए यहाँ से सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होगा, जो आजकल तो आपने देखा होगा जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उनमें भी आने लग गया है मैग्नीफाइंग ग्लास, पुलिस वाले काम में लेते हैं फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है ना, सुराग को देखने के लिए, है ना, किसी सबूत को देखने के लिए, क्राइम स्पॉट पर, घटना स्थल पर जहाँ पे कोई जुर्म हुआ, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसका वो प्रयोग करते हैं उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। उसमें एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसकी संरचना में देखिए क्या होता है, एक चारों तरफ एक फ्रेम बना हुआ होगा और उस गोलाकार फ्रेम के अंदर एक उत्तल लेंस आप लगा के रखते हो और उस फ्रेम से एक हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। तो इसकी संरचना में आप क्या बोल सकते हैं, इसकी संरचना में हम बोल सकते हैं, इसकी संरचना में हम ये बोल सकते हैं कि इसमें किसी धातु या प्लास्टिक का बना हुआ एक वर्ताकार फ्रेम होता है। इसमें किसी धातु या प्लास्टिक का बना हुआ एक वर्ताकार फ्रेम होता है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है ना। इसमें किसी धातु का, इसमें किसी धातु या फिर प्लास्टिक का बना एक वर्ताकार फ्रेम होता है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है और यह फ्रेम आगे एक बेलनाकार हैंडल यानी हत्थे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये तो इसकी संरचना है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो ज्योतिष शास्त्री होते हैं वो हस्तरेखा विशेषज्ञ जो होते हैं ना, हाथ की रेखा पढ़ने वाले, तो जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ की रेखाओं का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पुलिस के द्वारा, जासूसों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। घड़ी साज वाले भी सामान्यतः इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए घड़ी के छोटे पुर्जों को, ठीक है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इससे किरण आरेख के बारे में हम देखें। देखो आपने उत्तल लेंस का प्रयोग किया, ठीक है ना, और इससे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए और वो भी सीधा, और उत्तल लेंस से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में मिलता है जब वस्तु F और O के बीच में होती है, जब वस्तु F और O के बीच में होती है। तो ये जैसे हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, ये जैसे हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ होता है और ये इस उत्तल लेंस के लिए एपर्चर हो गया यानी कि द्वारक, और ये है हमारे पास में मुख्य अक्ष और ये हो गया मुख्य इसका प्रकाशिक केंद्र O, और यहाँ हमने फोकस ले लिया F और जो वस्तु होती है इसको हमने किसके बीच में रख दिया, F और O के बीच में रख दिया। तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर देखिए कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो कि कहाँ से होकर जाएगी, जो कि फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ से ये फोकस से होकर चली गई देखिए, ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर गई। अब देखिए इन दोनों के तो यहाँ तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच की दूरी राइट साइड में तो बढ़ती जा रही है, तो ये यहाँ तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे नहीं, ये प्रतिच्छेद कहाँ करेंगे, पीछे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होंगे। तो इसका एक सीधा और आभासी जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। वस्तु आपने ले ली AB और इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया A', B', ठीक है ना। और इस प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंखों पर बनने वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये आपने क्या ले लिया, बीटा, ठीक है ना। प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंखों पर बनने वाला कोण हमने क्या ले लिया, बीटा, ठीक है।
और अब इसके बारे में हम देखें तो इसका सिद्धांत देखिए, सिद्धांत में आप क्या लिख सकते हैं, आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी हम लोग प्राप्त करेंगे। सिद्धांत में आप क्या लिख सकते हैं, जिस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना हो, जिस वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना हो उसे उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं, जिससे इसका वस्तु के पीछे ही सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना। मान लिया कि इस स्थिति में प्रतिबिंब के द्वारा आंखों पर बनने वाला जो कोण है वो बीटा है और वस्तु के द्वारा आंखों पर बनने वाला कोण क्या लेते हैं, अल्फा। लेकिन वो वस्तु कहाँ रखी हुई होनी चाहिए, कितनी दूरी पर होनी चाहिए, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये जैसे हमारे पास में है वस्तु एपी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में वस्तु एपी और ये हो गया। तो इस वस्तु एपी के द्वारा आंखों पर बनने वाला ये वाला जो कोण है क्या हो गया, अल्फा। कितनी दूरी से, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी से, यानी कैपिटल डी दूरी से बनने वाला कोण है। ठीक है। अब यहां से आप देखिए, आपको स्मॉल एम बराबर आपने क्या बोला था, स्मॉल एम बराबर बोला था प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा बट्टा वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा। ठीक है ना, बीटा बट्टे अल्फा। अगर आपको पता है अल्फा और बीटा बहुत कम होंगे तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा की, और tan बीटा किसके बराबर होगा, बीटा की। तो ये अल्फा और बीटा किसके लिए लिख सकते हो आप, tan बीटा बट्टा tan अल्फा। ठीक है। तो आपको tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से tan अल्फा का मान हमारे पास में कितना हो गया, tan अल्फा बराबर आ जाएगा एफ बी बट्टा और ये डी लगेगा, यहाँ नेत्र है और ये जो डी है कौन साइड में, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस में आ गया। और ऐसे ही tan बीटा का मान हमारे पास में देखिए कितना हो गया, tan बीटा बराबर ये आ जाएगा हमारे पास में ए बी और बट्टा और ये क्या आ गया हमारे पास में ए ओ। ठीक है, ए ओ ये क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या होती है, यू, जो कि माइनस में होगी। ठीक है। तो यहां से m बराबर हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, m बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो यहाँ से tan बीटा का मान हमने ले लिया ए बी और अपॉन में आ गया माइनस का यू बट्टा ए बी अपॉन में माइनस का डी। तो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m बराबर आ जाएगा d अपॉन यू। ठीक है ना, m बराबर क्या आ जाएगा, d अपॉन यू। ठीक है ना। ये आवर्धन क्षमता है। अब देखो इसकी जो आवर्धन क्षमता आई है, कोणीय आवर्धन जो आया है, सॉरी इसके लिए कोणीय आवर्धन जो हमें प्राप्त हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, वो किसमें मिला है, प्लस में मिला है। अब इसकी कुछ स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर प्राप्त होता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता हो। ठीक है ना, नहीं सॉरी, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी पर बनता हो। तो v का जो मान है वो कितनी दूरी पर बनना चाहिए, प्रतिबिंब d दूरी पर, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी पर। लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में आएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा इसलिए माइनस में आएगा। अब ये उत्तर लेंस है, इसकी फोकस दूरी किसमें आती है, प्लस में आती है। ठीक है। तो आप इसमें लेंस फॉर्मूला काम में लीजिए, 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u। तो f तो प्लस में है ही, v की जगह माइनस का d माइनस 1/u किस में आता है, माइनस में आता है, तो माइनस माइनस प्लस में हो गया ये तो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, d/u करना है क्या, तो d/u करने के लिए इसको आप d से गुणा कीजिए। तो हमारे पास में देखिए क्या हो गया, ये तो हो गया d/f इक्वल d/d, तो 1 और ये माइनस है प्लस d/u। तो यहाँ से d/u का मान कितना आ जाएगा, d/f प्लस 1। ठीक है ना। तो यहाँ से ये d/u इक्वल आ जाए d/u, ये क्या है हमारे पास में m, m इक्वल किसके आ गया, d/f प्लस 1 के आ गया। ठीक है ना। ये हो जाएगी हमारे पास में देखिए आवर्धन, कोणीय आवर्धन हो जाएगा इसके लिए। अब मान लीजिए स्पष्ट दर्शन, ये जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है, v का मान अनंत है। कब होगा, जब वस्तु कहाँ रखी हुई होगी, f पर रखी हुई होगी। ठीक है ना। u बराबर हमारे पास किसके हो गया, f पे हो गया। तो ये जो प्रतिबिंब वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र आप काम में लीजिए, तो m बराबर आ जाएगा d अपॉन में u की जगह आपने क्या लिख दिया, f। ये दो स्थितियां हो गई हमारे पास में। तो ये था हमारे पास में सरल सूक्ष्मदर्शी और इसकी कोणीय आवर्धन, कोणीय क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्धन का मान। ठीक है ना। अब इससे आगे की चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।